दोस्तों, अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपकी परीक्षा में निबंध लिखने के लिए आता है, जिसके लिए 8-9 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एक अच्छा निबंध लिखकर 9 नंबर तक आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि 10th या फिर 12th में कौन कौन से निबंध आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो 100% आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। विश्वास करिए दोस्तों, उन निबंधों को अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। उत्तम निबंध कैसे लिखें। तो निबंध का आरंभ, आपको निबंध का आरंभ कैसे करना है। मतलब शुरुआत में आपको निबंध ऐसे सुंदर ढंग से लिखना है कि इसको पढ़ने वाले की उत्सुकता आरंभ में ही इतनी बढ़ जाए कि वह उसे पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। इसमें मौलिकता, मनोरंजकता तथा विचारपूर्णता निबंध के आवश्यक गुण हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, प्रसार और उपसंहार। आपको ये हेडिंग जरूर डालनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, आपको उसका प्रसार कैसे करना है और लास्ट में उसका उपसंहार किस तरीके से लिखना है। प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है निबंध में तो वह है प्रस्तावना, क्योंकि यहीं से पाठक ये समझता है कि आप कैसा निबंध लिख रहे हैं। इसमें विषय का परिचय आपको देना होता है, अर्थात इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निबंध किस विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है। अब आपको प्रसार लिखना है। दूसरे नंबर पर यह निबंध का सबसे विस्तृत तथा महत्वपूर्ण अंश है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान, आपको जो भी आता है, आप उसे संक्षिप्त, संयत तथा मनोरंजन शैली में उपस्थित करना होता है। अब हम देखते हैं इसका उपसंहार कैसे लिखना है। निबंध का जो अंतिम भाग होता है उसे हम उपसंहार कहते हैं। निबंध के लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होता है। इसमें निबंध के प्रारंभ से अंत तक का एक संक्षिप्त विवरण आपको देना होता है। अब हम देखते हैं निबंध के प्रकार। तो निबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों: वर्णनात्मक निबंध, आख्यात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। हो सकता है ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, तो जानते हैं कि वर्णनात्मक, आख्यात्मक और विचारात्मक निबंध में क्या क्या होता है। अब जानते हैं वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक आपको शब्द सुनकर ही लगता होगा वर्णन करना, अर्थात किसी पदार्थ, वस्तु, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं आख्यात्मक निबंध क्या होता है। तो इस प्रकार का निबंध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर किया जाता है। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर निबंध लिखते हैं, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास के ऊपर निबंध रखते हैं, तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के आप जीवन को आधार मानकर जब आप निबंध लिखते हैं तो वह आख्यात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अब है विचारात्मक निबंध। तो जब आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे दर्शन पर, अर्थशास्त्र पर, धर्म पर, राजनीति पर, विज्ञान पर, सभ्यता पर, इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और विचारात्मक निबंध के भी 2 भेद होते हैं, एक बार उन्हें भी जान लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। भावात्मक निबंध और तर्क प्रधान निबंध। तो भावात्मक निबंध भाव प्रधान होता है, जैसे आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत लेखक अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ भावुक शैली में अपनी बात कहता है, वह है भावात्मक निबंध। और दूसरा है तर्क प्रधान निबंध। तो तर्क प्रधान निबंधों में विचार को तर्क अथवा युक्ति प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह हो गया तर्क प्रधान निबंध। अब दोस्तों बारी है जानने की कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्लास 10th में आपके कौन से वो निबंध हैं जो आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th।
तो इसमें जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जनसंख्या लाभ और हानि, जनसंख्या से होने वाली लाभ और हानि, और इसके बाद है विज्ञान के चमत्कार, और इसके बाद है भ्रष्टाचार की समस्या एवं समाधान, और इसके बाद है राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम। तो दोस्तों, अगर आपने इन पांचों में से किन्हीं 3 का भी अच्छे से निबंध तैयार कर लिया तो आपके 8 से 9 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे। तो फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे भी आपको कैसे लिखना है। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अगर कोई क्लास 12th का पेपर देने वाला है तो उसके लिए कौन कौन से निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और 2023 में आपकी परीक्षा है तो आपको कुछ निबंध जो मैंने बताए हैं उनमें से आपको 2 से 3 निबंध अच्छे से तैयार जरूर करने होंगे। तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। इनमें से आपको अपनी परीक्षा में कोई ना कोई निबंध जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है इनमें से आप किसी ना किसी की ज़रूर तैयारी कीजिएगा। आपको निबंध कैसे लिखना है ये भी हम बताते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखना है उसे। हम आज पढ़ेंगे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तो दोस्तों, इसके कुछ अन्य शीर्षक भी हैं, तो शायद आपको दिखे परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण, तब भी आप यही लिखेंगे। पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा, तब भी आप यही लिखेंगे। या पर्यावरण की उपयोगिता, तब भी आप यही लिखेंगे। घबराइएगा मत, थोड़ा बहुत शीर्षक में अंतर हो सकता है। तो आपको निबंध शुरू कैसे करना है, तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी आपको कि आपको क्या क्या लिखना है। उसे आप नंबर बाय नंबर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखनी है जिसमें आपको प्रदूषण का अर्थ बताना होगा। उसके बाद आपको बताना है प्रदूषण के प्रकार। यह 2 नंबर है, इसमें प्रदूषण के 5 प्रकार बताए हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ये तो हो गए प्रदूषण के प्रकार। अब हम बताएंगे प्रदूषण पर किस तरीके से आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो तीसरी हेडिंग आपकी होगी प्रदूषण पर नियंत्रण, और इसके बाद लास्ट में जो हमें लिखना है वह है उपसंहार। तो चलिए और डिटेल में से समझते हैं किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, मतलब आप बताएंगे सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ। तो वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो ये हुआ प्रदूषण का अर्थ। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के प्रदूषण होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं। विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहले हमने देखा वायु प्रदूषण के बारे में। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु मानव अपनी अज्ञानता के कारण इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है, और इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी तरीके से आपको हर एक की हेडिंग डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ बनाकर लिखना है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। तो देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से ही लिया जाता है, और प्रायः इसी नदी में शहर के मल मूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल दूषित हो चुका है। इसी तरीके से आप लिखेंगे जल प्रदूषण के बारे में। रेडियोधर्मी प्रदूषण। द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के विस्फोट से बहुत से मनुष्य अपंग रह गए। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों में भावी संतति भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है।
तो अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों के रसायन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब आप यह बता सकते हैं कि इससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो इससे मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है और आपको नींद भी नहीं आती है ठीक तरीके से। इसी तरीके से आप ध्वनि प्रदूषण में लिख सकते हैं। अब है रासायनिक प्रदूषण। तो प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं और इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो यही है रासायनिक प्रदूषण। अब हम देखते हैं प्रदूषण पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदूषण पर नियंत्रण। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों का प्रयास आवश्यक है। आपको स्वयं भी प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, तभी प्रदूषण को रोका जा सकता है। भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है और वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए हैं। अब आपको लिखना है इसका उपसंहार। तो जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह एक विश्वव्यापी समस्या है। इसीलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, तभी हम प्रदूषण से मुक्त हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।